नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था की एक ऐसी पुस्तक जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और जिसके चर्चे बहुत ज़्यादा है यूपीएससी या जितनी भी आपकी पीसीएस लेवल की परीक्षाएं हैं उनके बीच। तो पुस्तक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण। एस एन लाल सर के द्वारा ये लिखित है, शिवम पब्लिशर द्वारा ये पब्लिश्ड है। और आपको बता दें, शुभम पब्लिशर द्वारा भी ये पब्लिश की जाती थी, लेकिन अब शिवम पब्लिशर द्वारा ये पब्लिश की जाती है। एस एन लाल और एस के लाल डॉक्टर, इनके द्वारा यह लिखित है और एस एन लाल के सर के नाम से ही ये बिकती है मार्केट में। तो बहुत खास बुक है। अगर बात करें इसके प्राइस की तो 430 रुपये इसका एमआरपी है और लगभग ये मार्केट में आपको 350 रुपये के अप्रोक्स देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके अंदर के मटेरियल की, मटेरियल काफ़ी शानदार है, कुछ प्रोज भी है, कुछ कॉन्स भी है। अगर बात के नंबर ऑफ पेजेस की तो लगभग आपको 800 से लेकर 900 तक नंबर ऑफ पेजेस में देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक शॉर्ट रिव्यू। बात करते हैं सबसे पहले कंटेंट्स की। तो कंटेंट्स को पहले पार्ट्स में और उसके बाद सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो कैसे? वो ऐसे कि खंड वाइज चीज़ों को बताया गया है। खंड के अंदर आपको चैप्टर मिलेंगे और चैप्टर के अंदर आपको हेडिंग मिलेगी। आपको हम बता दें, हम खंड के बारे में बताएंगे आपको विषय सूची में, अध्याय के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको ये जो हेडिंग है इनके बारे में नहीं बताएंगे। अगर इनके बारे में भी बताएंगे तो हमारा तो फायदा है, हमारा वो टाइम पूरा हो जाएगा क्योंकि लेंथी वीडियो बन जाएगी काफ़ी, लेकिन आपको ही देखना थोड़ा सा बोरिंग फील होगा। तो इसलिए हम आपको केवल और केवल अध्याय और खंड के बारे में बताएंगे। तो विषय सूची की बात करें तो खंड 1 यानी कि यूनिट 1 है भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, जो 1 से लेकर 94 पेजों के बीच बटी हुई है। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं तो चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर आता है आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि तथा अल्प विकसित देश। ये 1 से 336 पेज तक इसमें लिए गए हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे आप आगे जाएंगे, अध्याय 1 के बाद आएगा अध्याय 2, जिसके अंदर आपको निवेश मॉडल देखने को मिलता है। इसके बाद अध्याय 3 जनसंख्या तथा नगरीकरण, अध्याय 4 राष्ट्रीय आय। इसके बाद यूनिट 2 आर्थिक नियोजन, योजना आयोग तथा नीति आयोग आपको देखने को मिलता है। इसमें अध्याय नंबर 5 भारत में आर्थिक नियोजन। इसके पश्चात अध्याय 6 यहां पर आपको नीति आयोग देखने को मिलता है। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यूनिट 3 में आपको समावेशी तथा सामाजिक क्षेत्रक विकास देखने को मिलता है, जिसके अंदर चैप्टर 7 मानव विकास तथा मानव विकास सूचकांक देखने को मिलता है। अध्याय 8 में आपको गरीबी, भूखमरी, कुपोषण तथा आय विषमता के बारे में जानने को मिलेगा, जिनकी धारणाएं, मुद्दे और सरकारी प्रयास के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी गई है। अध्याय 9 की बात करें, अध्याय 9 में आपको बेरोजगारी देखने को मिलती है। अध्याय 10 में समावेशी विकास, आशय, मांग तथा समस्याएं देखने को मिलती है। अध्याय 11 में सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। इसके पश्चात हम चलते हैं थोड़ा और आगे, जहां पर आपको यूनिट नंबर 4 मिलेगी कृषि, ग्रामीण विकास एवं खाद्य प्रबंधन। इसके अंदर अध्याय 11 आपको कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र, आर्थिक विकास में कृषि का योगदान आपको देखने को मिलता है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो आपको यूनिट 5 देखने को मिलती है भारत का औद्योगिक तथा अवसंरचनात्मक विकास मुद्दे तथा नीतियां। अध्याय 12 आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। उसके बाद यूनिट नंबर 6 पर्यावरण, पोषणीय विकास, जलवायु परिवर्तन तथा भारतीय अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 13 अध्याय 13 पर्यावरण, प्रदूषण तथा पोषणीय विकास आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। थोड़ा और आगे चले तो आपको चैप्टर नंबर 15 जलवायु परिवर्तन, वैश्विक दृष्टिकोण तथा भारत। आपको यूनिट नंबर 7 राजकोषीय, घटनाक्रम तथा भारतीय राजस्व। इसके अंदर चैप्टर नंबर 15 आपको भारतीय राजस्व तथा बजटरी नीति देखने को आपको मिलती है। इसके बाद आगे चलते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 16 में भारत में बजटरी प्रक्रिया के विभिन्न चरण आपको देखने को मिलते हैं। चैप्टर नंबर 17 में अगर हम चले तो चैप्टर नंबर 17 में आपको संघीय वित्त व्यवस्था आपको देखने को मिलती है।
जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों के बीच संसाधनों का बंटवारा तथा वित्तीय समायोजन की समस्या देखने को मिलती है। यूनिट नंबर 8 की बात करें, मुद्रा, बैंकिंग, पूंजी बाजार, मुद्रास्फीति तथा मौद्रिक प्रबंधन आपको इसमें देखने को मिलता है। चैप्टर नंबर 18 की बात करें, मुद्रा की मांग तथा पूर्ति की अवधारणा। चैप्टर नंबर 19 की बात करें, भारतीय वित्तीय प्रणाली आपको इसमें देखने को मिलती है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 20 पूंजी बाजार आपको देखने को मिलता है। थोड़ा और आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 21 में आपको मूल्य स्तर में वृद्धि तथा मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। इसके बाद यूनिट नंबर 9 की बात करें, वैदेशिक क्षेत्र, भारत का विदेशी व्यापार तथा अन्य देशों के साथ क्रिया प्रतिक्रिया। इसके अंदर चैप्टर नंबर 23 आपको देखने को मिलती है, वे विदेशी व्यापार सिद्धांत तथा अवधारणाएं। चैप्टर नंबर 24 अब में आपको देखने को मिलते हैं विदेशी विनिमय। थोड़ा और आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 25 में आपको देखने को मिलता है भारत के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध तथा उनके साथ क्रिया प्रतिक्रिया के मंच। चैप्टर नंबर 26 पर चलते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। चैप्टर नंबर 27 वैदेशिक क्षेत्र तथा विदेशी व्यापार नीति। आगे चलते हैं तो आपको यूनिट नंबर 10 में केंद्रीय बजट तथा आर्थिक समीक्षा देखने को मिलती है। डिपेंड करता है आप कौन से सन, कौन से एडिशन की आप पुस्तक परचेज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें अपडेशन देखने को मिलती है। यूनिट नंबर 11 में स्पेशल मेंस खंड्स देखने को मिलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक्स होते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस प्रकार यहाँ पर इसका जो विषय सूची है वो समाप्त हो जाती है। विषय सूची आपको काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही होगी, काफ़ी बड़ी नहीं है, बस इन्होंने सब कुछ कवर किया गया है, सब कुछ कवर किया है इन्होंने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। छोटे से टॉपिक लेके बड़े से बड़े टॉपिक तक इन्होंने सब कुछ कवर किया है। इसके अंदर के मटेरियल की अगर हम बात करें तो मटेरियल को जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको टोटली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने यहाँ पर पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते आप के खो ही गए किसी और दुनिया में। ऐसा नहीं है, आपको पढ़े ये बहुत थ्योरी दिखाई दे रही है, लेकिन थ्योरी बहुत छोटी छोटी है, बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। किसी भी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा गया है, उसको वहीं पे सिमटा दिया गया है। इनका मानना है कि एक ही टॉपिक को इतनी गहनता से पढ़ने से अच्छा है बहुत सारे टॉपिकों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना अनिवार्य है। यही किसी भी कॉम्पिटिशन को क्रैक करने का एक गुप्त मंत्र होता है। आगे चलते हैं, इसमें आपको बता दें कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको इसमें बड़ी ध्यान देने वाली ये है, आप इसको एक बार में ख़त्म करने की ना सोचे, वरना आपको ये किसी मतलब बड़ी से बड़ी महाकाव्य से कम नहीं लगेगी कि आप पढ़ रहे हैं, कुछ सिर के ऊपर को जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है और आपको ये भी भूले जा रहे हो कि आप थे कहाँ पर, आपको पढ़ना क्या आता है, आप किस लाइन पर थे। क्योंकि इसमें जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मिक्स कर दिया गया है। मतलब कि पैराग्राफ तो दिए गए हैं, लेकिन पैराग्राफ को ही इतने पास पास दे दिया गया है कि आप उनमें डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप कहाँ थे और आपको कहाँ पहुँचना था। जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश होता है तो चैप्टर फिनिश होने के तुरंत बाद, यूनिट खत्म तुरंत बाद, आपको किसी प्रकार के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको किसी प्रकार के समरी देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको टोटली इन चैप्टर पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार अगर हम बात करें इस पुस्तक की तो पुस्तक काफ़ी अच्छी है, सब कुछ कवर किया गया है, लेकिन एक पैटर्न जो होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक ढंग जो होना चाहिए, वो इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें इसकी पॉपुलैरिटी की तो आपको ये 5 में से 5 रेटिंग देखने को मिलेगी। मोस्टली बहुत फेमस बुक मिलेगी, हर कोई इसी की बात कर रहा होगा, एस एन लाल की इकोनॉमिक्स। लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है, जब आप उसको पढ़ने बैठे होगे ना, आपको लगेगा कि आप तो बस एक कहानी से पढ़ते जा रहे हैं। आप समझोगे, लेकिन वो चीज़ आपको लर्न नहीं रहेगी, आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो, इस बुक को पढ़ते हो, तो ये 5 में से 4.5 की रेटिंग के हकदार है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो डायरेक्टली आप इससे पढ़ोगे और आप समझदार बन जाओगे, आपके इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। फिर ये 3.5 या 3 स्टार के हकदार है ये बुक। तो ये था ग्राउंड रियलिटी इस बुक की पॉपुलैरिटी की। बुक काफ़ी अच्छी है, लेकिन उस केस में अच्छी है अगर आप इसे समझ के शॉर्ट नोट्स तैयार करें, अपनी भाषा में नोट्स तैयार करें। सब कुछ पढ़ने से अच्छा है आप जो आपके सिलेबस में जो है आप उसी को पढ़ें, ताकि आप जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो अछूता ना रहे। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी प्रकार की वीडियो को लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।